एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इससे पहले हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कैसे हेल्प करते हैं इवोल्यूशन के स्टडी में। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन्स का क्या कौन से रहते हैं और उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन की स्टडी कैसे की जाती है। और उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी हमने पढ़े हैं। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें क्या देखना है कि फॉसिल्स के बेसिस पे हम कैसे इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में अराइज इन अ माइंड दैट विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड थे अर्थ पे, और इस चीज़ का हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो यूजिंग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द fossil or determine the age of the organisms. Now this secret has been hidden in the earth itself. Large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano. So बहुत सारे organisms earthquake की वजह से, volcanoes की वजह से, flood की वजह से और किसी और दूसरी disasters की वजह से हाइड होते हैं, buried हो जाते हैं सॉइल में या फिर अर्थ में। सो उसके इम्प्रेशंस रह जाते हैं, उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स रह जाते हैं, उनके जो स्केलेटन है वो रह सकता है, बरी हो सकता है और वो प्रिजर्व हो जाता है इटसेल्फ। एंड अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो हमें उसका एज भी डिटरमाइन हम कर सकते हैं। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है इवोल्यूशन की स्टडी में। उसके बाद हम चलते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। सो नॉर्मली कार्बन डेटिंग मतलब क्या है कि कार्बन जो कंज्यूम करता है ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, तो ये एनिमल्स जो कार्बन कंज्यूम करते हैं उसमें दो टाइप्स के कार्बन रहते हैं, C12 और C14। अगर हम C12 की बात करें तो C12 जो है वो डीकेइंग प्रोसेस नहीं होता है नॉर्मल। C14 जो है उसमें डीकेइंग प्रोसेस चालू रहता है कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली, बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव कार्बन। C14 एक रेडियो एक्टिव कार्बन है और वो डीकेइंग का प्रोसेस कंटिन्यू उसमें चालू रहता है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हम C12 का स्टडी करते हैं, C14 का स्टडी करते हैं, उसका जो रेशो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं, तो हम कार्बन डेटिंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं। और ये कार्बन डेटिंग का मेथड हमें क्या शो करता है या फिर क्या हमें यूज़ में आता है, क्यों कैसे हमें यूज़ में आता है कि जो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है उसका एज पता चलाने के लिए, इसका एज डिटरमाइन करने के लिए हम ये कैलकुलेशन C14 और C12 का जो रेशो है उसके मदद से हम ये कर सकते हैं। सो वंस द एज ऑफ फॉसिल बीन डिटरमाइन, सच टेक्निक इट बिकम्स ईजी टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। सो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का एज भी हम इससे पता लगा सकते हैं। It seems that vertebrates have been slowly originated from the invertebrates. So ये जो कार्बन डेटिंग का मेथड है इससे हम ये पता लगा सकते हैं या फिर किसी दूसरे भी एविडेंसेस के यूज़ से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स है उससे वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ है। और ये जो डायग्राम है इसमें आपको ईरा में मतलब कौन कौन से एज में, कौन से ईयर्स में आपको इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ था। इनवर्टिब्रेट्स अर्थ पे आए थे, उसके बाद फिशेस आए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आए। ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स से नो डाउट, बट इससे थोड़े से इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स ये फिशेस थे। फिर उसके बाद कुछ इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, प्रोमिनेंटली रेप्टाइल्स दिखे यहाँ पर, और उसके बाद एव्स एंड मैमल्स का यहाँ पे अर्थ पे वो ओरिजिन उनका हुआ। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो ईरा था, इस ईरा को बोलते हैं पैलेजोइक ईरा। ये जो ईरा था इसको हम बोलेंगे पैलेजोइक ईरा। तो इस ईरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? पैलेजोइक ईरा में थे इनवर्टिब्रेट्स, देन रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, पाइसेस। ये ऑर्गेनिजम्स प्रोमिनेंटली अर्थ पे आए थे, अभी भी है नो डाउट। फिर उसके बाद था मीसोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा में आई रेप्टाइल्स, प्रोमिनेंटली दिखे रेप्टाइल्स, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स एग्जिस्टिंग है और कुछ रेप्टाइल्स जैसे डायनासोर्स है वो अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब सीनोजोइक ईरा में हमें बर्ड्स एंड मैमल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स दिखते हैं। तो सीनोजोइक ईरा ये एव्स एंड रेप्टाइल्स का एज था, ईरा था।
पीरियड था। तो ये सब चीज़ें हम इवोल्यूशन के बेसिस पे ये इनका एज डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कनेक्टिंग लिंक। सो कनेक्टिंग लिंक क्या है? दो फाइलम की फीचर्स को, मॉर्फोलॉजी को शो करने वाला कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स लो, जैसे कि पेरीपेटस है, वो किस फाइलम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के जो फीचर्स है वो एग्जिबिट करता है। यहाँ पे डकबिल पेरीपेटस प्लैटिपस है, ये प्लैटिपस जैसे कि फिशेस एंड मैमल्स का कुछ फीचर्स एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। सो दो ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म है दो फाइलम के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एग्जिबिट कर रहा है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पेरीपेटस का। जैसे अभी हमने देखा कि पेरीपेटस में क्या फीचर्स है, इसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड बॉडी शो करता है। फिर उसके बाद उसकी एंटेनी जैसे कि इंसेक्ट्स में रहती है, आर्थ्रोपोडा में रहती है, वो ये फीचर्स शो करता है। तो एनिलिडा के कुछ फीचर्स और आर्थ्रोपोडा के कुछ फीचर्स शो करने वाला ये पेरीपेटस है। मतलब कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन the Annelida and Arthropoda phylum is Peripatus. The Peripatus organism shows some features of Annelida phylum and some features of phylum Arthropoda. Then उसके बाद क्या है, जैसे पैरापोडिया भी शो करता है, थिंक क्यूटिकल भी है उसमें, ठीक है। अब चलते हैं सिमिलरली दीज एनिमल शो ट्रकियल रेस्पिरेशन। अब सिमिलरली और क्या शो करता है, वो ट्रकियल सिस्टम शो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप लाइक इन आर्थ्रोपोडा। So this indicates that peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है duck-billed platypus, is egg-laying organism like reptiles, and it also shows relationship with mammals. Relationship with mammals. तो duck-billed platypus जो है वो क्या कौन से दो फाइलम से जुड़ा है या फिर कनेक्टिंग लिंक है? वन इज रेप्टाइल एंड अनदर इज मैमल। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स ऑल्सो। सो कुछ फीचर्स मेमोरी ग्लैंड्स और हेयर्स जैसे मैमल्स के जो फीचर्स है वो भी शो करता है। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। तो लंग फिश जो है यहाँ पे दिया है, लंग फिश ये क्या है? एक फिश है, लेकिन ये क्या दो फीचर शो कर रहा है, मैमल्स का फीचर शो कर रहा है, जैसे लंग से रेस्पिरेशन कर रहा है। और दूसरी बात है ये फिश है, मतलब फिश का स्पेसिफिक जो ऑर्गन है रेस्पिरेशन का वो होता है गिल्स, बट बीइंग अ फिश इट इज रेस्पिरेशन इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स which shows features of both the phylums. So these are the connecting links between those two phylums. So ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे और एक दी है। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, ये यहाँ पे नाम दिए हैं, फिश, सैलमेंडर, टॉर्टॉइज, चिकन, पिग, काऊ है, रैबिट है एंड मैन। तो ये एम्ब्रियो डेवलप्ड एम्ब्रियो है और ये प्रिमिटिव एम्ब्रियो है। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी स्टेज में जो न्यूली फॉर्म हुए हैं एम्ब्रियो, ये वाले। और जो फुल्ली फॉर्म एम्ब्रियोज हैं ये थोड़ा सा हायर साइड पे जाते हैं। सो अब इनको हम केयरफुली जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो एम्ब्रियोज है ये सेम थे, ये एम्ब्रियोज है सेम है। उसके बाद थोड़े चेंजेस आए इस स्टेज में, और फिर थर्ड स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज। इसमें एम्ब्रियो जो है थर्ड स्टेज में डिफर दिख रहा है, बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन उसका सेकंड स्टेज में सिमिलैरिटी शो होती है और फर्स्ट स्टेज में तो पूरे के पूरे सेम नज़र आ रहे हैं, है ना। आप ऑब्जर्व करते हो तभी आपको समझ में आता है कि फर्स्ट स्टेज में पूरे के पूरे जो एम्ब्रियोज है, इवन दो इट इज़ अ फिश और अ टॉर्टॉइज और अ सैलमेंडर और अ पिग, इफ यू कंपेयर ऑल द embryos of this in a first stage they are looking very much similar to each other, but second stage में थोड़ा difference आया और third stage में पूरे के पूरे
जो है एम्ब्रियोज डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें क्या हम बोल सकते, क्या स्टेटमेंट कर सकते कि उसकी जो ओरिजिन है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स का जो ओरिजिन है वो सेम है, या फिर जो सिमिलैरिटीज दिखते हैं वो इनिशियल स्टेजेस में दैट इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। सो इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है, और ये हमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हम बोल सकते हैं, इनकी स्टडी करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनका जो कॉमन ओरिजिन है वो कॉमन ही है पूरे ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो ये सब हमने एविडेंसेस के बेसिस पे इवोल्यूशन कैसे हुआ ये स्टडी किया। इसके बाद के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, हम डार्विन्स और लामार्किज्म थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आई होप ये जो एविडेंसेस है ये आपको क्लियरली समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डार्विनिज्म, लामार्किज्म स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।